Hello, my dear students, you are most welcome on WS Academy. This is Science NCERT lecture series. इसमें हमने अभी तक क्लास 6th का कंप्लीट किया है, क्लास 7th की हमने 14 चैप्टर्स की ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन. जिनका मिस हुआ है वो प्लेलिस्ट में जाके NCERT साइंस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम NCERT का डिटेल डिस्कशन करते हैं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चैप्टर में देखे वो लाते हैं. और आपने देखा होगा क्लास 6th में भी हमने ये चैप्टर्स पढ़े, उसमें तकरीबन 8 लाइंस लिख के होता था हर एक चैप्टर का. लेकिन जो ही हम 7th में आ गए उसमें हमने देखा और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. और ये चैप्टर्स हैं ये हमें आगे 8th क्लास और 9th क्लास में भी मिलेंगे, इवन 10th 11th 12th तक मिलेंगे. लेकिन इन्फॉर्मेशन ऐड होती जाएगी और 10th 11th 12th जो है उसमें इन डिटेल लिखा होगा. यहाँ पे हमारे जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही समझ होते हैं, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं इन चैप्टर्स में. तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 15, लाइट. इसका टाइटल है, लाइट के बारे में है ये, लाइट के रिलेटेड है चैप्टर 15. सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है, लाइट इज अ नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक्स थिंग्स विजिबल. जो लाइट है ना, ये बेसिकली नेचुरल एजेंट है. आपको पता है बेसिकली लाइट कहाँ से आती है, सन से आती है ना. तो नेचुरल लाइट है, नेचुरल एजेंट है. इवन बाकी भी लाइट्स होती हैं, जैसे टॉर्च से आप लाइट देख सकते हो, बैटरी लाइट होती है, बल्ब होती है ना. तो उससे क्या हो जाता है, ये जो लाइट होती है ये हमारी साइट को स्टिमुलेट करता है और उससे क्या हो जाता है, हम चीज़ों को देख पाते हैं. जो ये चीज़ें होती है वो विजिबल हो जाते हैं. अगर अंधेरा होगा हमें कोई चीज़ नहीं दिखती है ना, जब तक ये लाइट की वजह से ही, ये लाइट पड़ती है चीज़ों पे, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में चली जाती है और जो स्टिमुलेट होता है और हम क्या करते हैं, हमारी साइट स्टिमुलेट होकर हम चीज़ों को देख सकते हैं, चीज़ें विजिबल हो जाते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन्स. हमेशा जब आप देखोगे ना लाइट, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, रेक्टिलिनियर मोशन इसको हम बोलते हैं. कि देखो कैसे, अगर ये फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा घर में टॉर्च, आप उसको कभी ऑन करना, टॉर्च होता है यहाँ पे, इसके बटन हमने ऑन किए, ऐसे बिल्कुल बीम देखोगे आप टॉर्च के. हमेशा क्या होती है, देखो आप कैसे आप देखोगे लाइट स्ट्रेट लाइन में होती है क्या या नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करोगे, आप अपनी आंख बंद करोगे, एक आंख बंद करोगे और दोनों आंखें बंद करोगे. लेकिन आप क्या करोगे काम, दूसरी आंख को ऐसे जो ऐसे उंगली को बना के फिर पाइप से देखोगे. क्या देखोगे, पाइप से देखोगे. अब जब आप पाइप से, सिर्फ पाइप से देख रहे हो ना, आप लाइट को देख पाओगे, क्योंकि पाइप क्या होती है, पाइप एक स्ट्रेट पाइप जो होती है ना, उससे जो जूस वाली पाइप होती है यहाँ से ऐसे. अब अगर आप करोगे काम, इस पाइप को ऐसे बैंड करोगे, ठीक है, जब आप यहाँ से देखोगे ना, आप यहाँ से आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बैंड हो गई ना, तो लाइट आ रही थी स्ट्रेट, ठीक है. अब यहाँ पे आपने बैंड किया इसको तो वो ब्लॉक हो गई. तो हमेशा जो लाइट होती है ना वो अलोंग स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे. सन की रेज भी आती है ना, ये स्ट्रेट लाइन में चलती है. ये कभी ऐसे ऐसे नहीं देखोगे आप लाइट को, ये हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में होती है, ठीक है. अच्छा, कोई भी पॉलिश्ड या शाइनिंग सरफेस होती है ना, वो एक्ट करता है एज अ मिरर. मिरर आपने देखा होगा, शीशा हर एक घर में होता है ना, तो वॉशरूम में भी लगा होता है शीशा, हमारी बेडरूम में भी लगा होता है शीशा. क्यों, क्योंकि हम खुद को देखते हैं उसमें, हम अपनी इमेज को उसमें देखते हैं ना. तो ये ज़रूरी नहीं कि जो शीशा लगा होता है घर में हम उसी को मिरर बोलेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल चम्मच, आपने देखा होगा स्टील वाला चम्मच ऐसे होता है, ऐसे चम्मच होता है ना, स्टील वाला चम्मच. ये अंदर वाली वो इनवर्ट सरफेस होती है, वो ये बाहर वाली सरफेस होती है. ये भी एक शाइनिंग और पॉलिश्ड होता है ना स्टील चम्मच. क्या आपने देखा होगा कभी चम्मच में हम अपनी शक्ल देखते हैं, यहाँ अंदर से भी और बाहर से भी बिल्कुल देखते हैं, ठीक है. जो भी कोई पॉलिश्ड या शाइनिंग सरफेस होती है ना, उसको हम, वो एक्ट करता है एज अ मिरर. आपने देखा होगा स्टील प्लेट, जब हम खाना खाने के टाइम, अभी खाना परोसा नहीं होता है उस पर, वो खाली होता है, हम टेबल पे उठा के या दस्तरखान पे उठा के उस प्लेट को अपने ऐसे सामने रखते हैं, तो उसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है. तो कोई भी पॉलिश्ड या शाइनिंग सरफेस होती है ना, उसको हम एक्ट करते हैं एज अ मिरर. अच्छा, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज. इट इज फॉर्म्ड बाय लाइट रेज दैट एक्चुअली पास ऑन स्क्रीन. देखो, अब अगर टेलीविजन पे कोई मूवी हमने देखी, वहाँ पे लाइट जब पड़ती है, जो वहाँ लाइट होती है स्क्रीन पे, जब लाइट पास होती है तब जाके हमें वो चीज़ें दिखेंगी. अगर स्क्रीन पे लाइट ही नहीं होगी, अगर स्क्रीन के अंदर वो अंदर वाली जो लाइट भी नहीं जलेगी, तो कैसे दिखेगा हमें. तो आपको याद रखना है रियल इमेज और इसमें क्या फ़र्क है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या फ़र्क है. जब आप टीवी देखते हो ना, उस पर वो इमेज आ जाती है ना, वो चलती है बेसिकली, वो फोटोग्राफ्स या वीडियो चलता है, वो होती है रियल इमेज, ठीक है. अब आप यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो बस, क्योंकि आगे हमें लाइट इन डिटेल डिस्कस करना है. वो होती है रियल इमेज. जब आप मिरर में देखते हो ना खुद को, वो होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है. देखो, मिरर वो होती है वर्चुअल इमेज.
जो प्ले मिरर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होते हैं ऐसे मिरर जो हमारे यहाँ पे लगे होते हैं, बेडरूम या कहीं पे भी लगे होते हैं जहाँ पे हम आईना देखते हैं। दूसरे होते हैं जैसे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, आपने देखे होंगे जो वॉशरूम में शेविंग पर्पज़ के लिए लगाते हैं, ठीक है। जो जो प्लेन मिरर होता है उसमें हमेशा आपकी जो इमेज है इरेक्ट आएगी, ऐसे खड़ा दिखेगा, वर्टिकल आती है ना, और हमेशा सेम साइज आती है। जब हम मिरर में देखो क्या होता है, जब हम मिरर के सामने जाते हैं ना, बड़ा सा मिरर लगा के होता है, जितने हमें ना उसी हिसाब से हमारी इमेज बनती है। अगर हम पीछे चले जाएंगे वो भी पीछे चली जाती है, वो भी छोटी बनती है, हम आगे आएंगे वो भी बड़ी बन जाती है। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है वर्चुअल मिरर में, प्लेन मिरर में इरेक्ट बनती है इमेज, वर्चुअल होती है वो और सेम साइज की होती है, ठीक है। हाँ, एक और बात आपने नोटिस की होगी, जब हम मिरर में देखते हैं ना खुद को, हमारा जो राइट है ना वो लेफ्ट साइड से आता है और जो हमारा लेफ्ट है वो राइट साइड से आता है मिरर इमेज में, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, ये आपने याद रखा, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट साइड इन द इमेज, और राइट साइड जो ऑब्जेक्ट का होता है ना वो लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज में हमें दिखता है, उल्टा हो जाता है। अब दो तरह के मिरर्स आपको याद रखनी, एक होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। एक होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। अच्छा, कनकेव मिरर होता है ऐसा, ऐसा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पे इनवर्ड कर्वड होगी, इनवर्ड कर्वड होगी, ठीक है। इसको रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होती है वो इनवर्ड कर्विंग होगी, ये हो गया कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होती है, ये है रिफ्लेक्टिंग से कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर की, ठीक है। आप अभी इतना ही याद रखो। देखो कनकेव लेंस जो होते हैं ना, इसमें यही लिखा है कि ये सेंटर पे होता है ऐसे और एजेस पे थिक होता है, सेंटर पे थिन होता है कनकेव, ये कनकेव है, ठीक है। अब जो कन्वेक्स होता है ना वो सेंटर पे थिक होता है और एजेस पे थिन होता है, ये कन्वेक्स है, यहाँ पे थिक है यहाँ पे थिन है, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो शेविंग पर्पस के लिए हम यूजुअली स्फेरिकल मिरर इस्तेमाल करते हैं ना, या फॉर एग्जांपल गाड़ियों में जब हम इस्तेमाल करते हैं ये मिरर, एक उसमें कन्वेक्स होता है, जब वो जो हमें रियर मिरर दिखाता है पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक। और शेविंग पर्पस के लिए कनकेव मिरर हम इस्तेमाल करते हैं जो नज़दीक, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कनकेव मिरर एक होता है और कन्वेक्स मिरर दूसरा होता है। कनकेव मिरर ऐसा होता है, ऐसे होता है कनकेव मिरर, और कन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, ठीक है। ये आप याद रख लेना। अब इतना ही आप याद रखो, बाकी कौन सा मिरर कहाँ पे यूज़ होता है ये हमें इन डिटेल दिखना है, डायग्राम कहाँ से कैसे लाइट आती है, फिर कैसे रिफ्लेक्ट होके जाती है, एंगल कैसे बनता है, ये हमें हायर एनसीईआरटी में पढ़ना है। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट, ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रैवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी भी डायरेक्शन में जाएगी लेकिन स्ट्रेट लाइन में जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल किसी शाइनिंग सरफेस पे या हम मिरर पे क्या डालते हैं, ऐसे लाइट डालेंगे जब हम मिरर पे, ये रिफ्लेक्ट होके वापस स्ट्राइक, सरफेस को स्ट्राइक करेगी ना, तो ये वापस चली जाएगी। जो ज़्यादा शाइनी, जितना मिरर ज़्यादा शाइनी होगा ना उतना सारी लाइट ही, उतनी ज़्यादा मैक्सिमम लाइट ही वापस चली जाएगी, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं करके रिफ्लेक्ट सारा करता है, वापस ही आती है, एक पास से आती है दूसरे पास से वापस चली जाती है। ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब वापस ही राइट क्या स्ट्राइक होके सरफेस पे स्ट्राइक होके लाइट वापस आ जाएगी, ठीक है। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या होता है, इट्स अ फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। जो वाइट लाइट होता है ये बेसिकली हम डिस्पर्शन बोलते हैं जब ये वाइट लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर्स में। और वाइट लाइट बेसिकली किन की बनी हुई होती है, बेसिकली वाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं जिनकी बनी हुई होती है और फिर ये वाइट बन जाती है। आप इसको कैसे याद रखोगे, इसको आप विब गए और याद रखो। वाइट लाइट कंप्राइजेज ऑफ 7 कलर्स, उसको विबगयर आप याद रखो, और उसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं, जब ये स्प्लिट होती है ना वाइट लाइट उन 7 कलर्स में, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। अच्छा, विबगयर में क्या क्या आता है, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड, विबगयर कलर्स। बात समझ में आ गई। इसके बाद
ये था चैप्टर नंबर 15, इतना ही था, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 16 जो है वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स, ठीक है, ये सबको पता ही होगा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या देखें। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, ये सबको पता है। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर, वाटर के बगैर जिंदगी नहीं हो सकती है एग्जिस्ट। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, वाटर 3 फॉर्म्स में, स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में पाया जाता है। वाटर 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, एक तो सॉलिड, लिक्विड, वेपर, ठीक है। अब हम देखेंगे सॉलिड फॉर्म में क्या होता है। सॉलिड कहाँ पे पाया जाता है? एट पोल्स ऑफ अर्थ, जो ऐसे अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। इन पोल्स पे जो है वाटर, स्नो कवर्ड माउंटेन्स हम देखते हैं, ग्लेशियर्स हम देखते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। वहाँ पे स्नो सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की। ग्लेशियर जो है वहाँ पे भी वो स्नो से ढका हुआ होता है, जो बिल्कुल चिल्ड स्नो होता है, वो फ्रीज स्नो होता है। तो ये सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये स्नो और ग्लेशियर्स की सूरत में वहाँ पे होता है। लिक्विड कहाँ पे? लिक्विड फॉर्म में होता है ओशंस में, लेक्स में, रिवर्स में, या अंडरग्राउंड जो होता है वाटर, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे हम देखते हैं दरिया बहते हुए, समंदर का पानी, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। गैसियस स्टेट कहाँ पे होता है? वाटर वेपर इन एयर, जो हवा में वाटर वेपर होता है ना, जो नमी होती है एयर में, तो वो होता है गैसियस फॉर्म में। अच्छा, सरफेस वाटर क्या होता है? सीज, ओशंस, रिवर्स, स्प्रिंग्स, लेक्स एंड पॉन्ड। सरफेस वाटर होता है जो ओपनली अवेलेबल है सरफेस पे, जैसे पॉन्ड होता है, लेक है, स्प्रिंग है, चश्मा, रिवर, ओशन, सी, समंदर, दरिया जो है, वो सारे सरफेस वाटर्स में आता है। ग्राउंड वाटर क्या होता है? जब पानी क्या चला जाता है, जब व्हेन वाटर सीप्स इनटू ग्राउंड, सीप्स इनटू ग्राउंड थ्रू सॉइल, ठीक है। देखो क्या होता है, एंड कलेक्ट्स और नॉन पोरस रॉक्स, जब ये है ऊपर ग्राउंड, ठीक है। अब बारिश हो गई, ठीक है, बारिश का पानी ऐसे आ रहा है, या और कोई यहाँ पे रन ऑफ आ गया पानी, ठीक है, वो इस सॉइल एब्जॉर्ब करती है ना वाटर को, वो नीचे चला गया, सॉइल एब्जॉर्ब करके नीचे चला गया। अब कुछ छोटी छोटी रॉक्स भी आ जाएंगी, वो पोरस होंगी, उनमें वो होंगे ना, वो पोर्स होंगे, उनके थ्रू भी वाटर नीचे चला जाएगा। तब तक नीचे चला जाएगा जब तक वो वाली रॉक्स आएंगी जो बिल्कुल भी पोरस नहीं होती, जो नॉन पोरस रॉक्स होती है, जो उसको उसके आगे नहीं छोड़ेगी। तो जब ये वाटर सीप होता है ना ग्राउंड में थ्रू सॉइल, ठीक है, उसी को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, जो अंडरग्राउंड हो रहता है फिर, ठीक है। अच्छा, लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर एट एनी प्लेस इज कॉल्ड वाटर टेबल। अब इस ग्राउंड वाटर की लेवल क्या होगी, उसको हम वाटर टेबल बोलते हैं। ये सॉइल है, नीचे से पानी है, अगर यहाँ तक पानी है तो हम बोलेंगे वाटर टेबल यहाँ तक है। लेवल ऑफ वाटर कितनी होगी? अगर यहाँ तक है लेवल ऑफ वाटर, तो यहाँ पे कम पानी है, वाटर टेबल की जो है लेवल है कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि वाटर टेबल यहाँ तक है इसकी लेवल, ठीक है। ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज बाय सीपेज ऑफ वाटर इन द ग्राउंड इनफिल्ट्रेशन। जब भी बारिशें होती हैं या कोई भी पानी ऊपर आता है सॉइल के ऊपर, फिर वो नीचे चला जाता है, हम बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर क्या हुआ, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया गया है वाटर स्केर्सिटी। जब वाटर टेबल डिप्लीट होता है तो पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि अगर रेनफॉल नहीं होगा, ठीक है, रेनफॉल नहीं होगा तो प्लांट्स कौन सा वाटर यूज़ करते हैं? ऑलरेडी ग्राउंड में होता है मॉइस्चर, है ना, या हम क्या कर सकते हैं, ट्यूबवेल्स का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तब हमारे पास मुहैया होगा, या प्लांट्स को रूट्स को तब पानी मुहैया होगा जब ग्राउंड वाटर भी कुछ होगा, ठीक है। जब ग्राउंड वाटर होगा तभी हम पंप लगा सकते हैं ना उस पर, तभी हम ट्यूबवेल खोद सकते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो increase population decreases open areas which decreases seepage of rain water। obviously जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उतनी हमें घर बनाने पड़ रहे हैं ज़्यादा, उतनी जो सॉइल जो है ओपन सरफेस सॉइल की ना वो कम हो जाती है। जितनी ओपन सरफेस सॉइल की कम हो जाती है उतना पानी जो है कम नीचे चला जाता है, ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर भी कम रहता है ना। अब अभी देखो यहाँ पे बड़ा मैदान था, अब मैं उस मैदान में जब भी बारिश होती थी ना, पूरे मैदान में पानी सीप जाता था अंदर, सीप इन होता था वहाँ ग्राउंड में, तो वो एज अ ग्राउंड वाटर रहता था। अब इस मैदान में घर बन गए, 4 घर बन गए, लेकिन हाफ ऑफ द मैदान ऐसा ही है। अब मुझे बता, पहले ग्राउंड वाटर ज़्यादा होता होगा कि अब? पहले, क्योंकि अब हमने उस एरिया को फिल अप किया, अब वो ओपन स्पेस नहीं रही। इसके बाद है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, मोर वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम ग्राउंड। जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ गई उतनी हमने ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया थ्रू वेल्स, ट्यूबवेल्स, तो उतना जो है ग्राउंड वाटर कम हुआ।
ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इरिगेशन सिस्टम्स फेल ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज्ड यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। आप देखो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हमें रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, इंडिया तो ज़्यादा ही डिपेंड करता है। अब रेनफॉल नहीं हुआ टाइम पे तो हमने क्या किया, हमने मोटर लगा के अपने खेतों को पानी दिया। वो पानी कहाँ से आया, वो ग्राउंड वाटर से आया, तो उससे भी ग्राउंड वाटर क्या हो गया, वाटर लेवल डिक्रीज हो गई। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कभी पड़ी बारिश कभी नहीं पड़ी, वहाँ से पड़ी यहाँ से नहीं पड़ी, ठीक है, तो इस पर भी कोई भरोसा नहीं होता। सिकेंटी रेनफॉल, रेनफॉल ओवरऑल ही कम हो गया। डिफॉरेस्ट्रेशन, अब जब हमने फॉरेस्ट ही काटे तो उससे क्या हो गया, उससे भी रेनफॉल कम होता है, क्योंकि फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है रेनफॉल होने में। आपको पता है जब फॉरेस्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ट्रांसपरेशन उतनी ज़्यादा होगी, वाटर में इतनी एयर में उतनी वाटर वेपर होगा, उतनी मॉइस्चर होगा, तो उतना ही क्या होगा, बारिशें भी हो जाएंगी, क्योंकि वो इकोलॉजिकल बैलेंस करने में हमें मदद करते हैं फॉरेस्ट्स। तो जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं उससे भी रेनफॉल पे बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। दो वाटर इज मेंटेन बाय वाटर साइकिल येट देयर इज एन एक्यूट स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। ऑब्वियसली वाटर साइकिल है, हमारे वाटर साइकिल के थ्रू वाटर तो रहता है, मतलब जैसे समंदर है, समंदर से सूरज की रोशनी की वजह से वो इवापोरेशन ज़्यादा हो गया, वो ऊपर चला गया, वहाँ से रेनफॉल हुआ, फिर से नीचे आया, तो वाटर साइकिल तो चलता रहता है, फिर से ग्राउंड वाटर चला गया या फिर से समंदर में पानी हो गया आ गया। लेकिन फिर भी बहुत जगहों पे, दुनिया में बहुत जगहों पे क्या होते हैं, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो पाया जाता है। There is an uneven distribution of water. Much of it has resulted from the human activities. Obviously, uneven distribution of water भी है। कुछ एरियाज आप देखो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे देखो वहाँ पे पानी नहीं है, जैसे राजस्थान, वहाँ से तो रिवर्स ही ज़्यादा नहीं है, वहाँ तो राजस्थान का आप देखोगे डेजर्ट, वहाँ पे तो डेजर्टेड एरिया हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स एंड मिसमैनेजमेंट और सम ऑफ द कॉज फॉर वाटर शॉर्टेज, जो कि मैंने आपको अभी बोला। वी नीड टू बी वरीड अबाउट द वेस्टेज ड्यूरिंग द सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू पाइप्स, द लीकिंग टैप्स इन बिल्डिंग्स एंड अदर प्लेसेस। जहाँ पे भी पानी ज़ाया होता है ना, हमें कंसर्न होना चाहिए उस रिलेटेड, हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। बहुत जगह पे लीक होता है पाइप्स में, बहुत जगह पे नल ऐसे खुले छोड़ के लोग चले जाते हैं, ठीक। अननेसेसरी यूज ऑफ वाटर एंड ओवर ड्रॉइंग फ्रॉम ग्राउंड वाटर शुड बी अवॉइडेड। रिचार्ज ऑफ वाटर टू बी ग्राउंड शुड बी इंक्रीज्ड। जो हम अननेसेसरी यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल करते हैं, वो कम करना चाहिए हमें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, रिचार्ज करना चाहिए ग्राउंड को। द नीड ऑफ आवर इज़ दैट एवरी इंडिविजुअल यूजेस वाटर इकोनॉमिकली। अब ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है कि पानी की हमें कदर करनी है, ठीक है। प्लांट्स विल्ट एंड अल्टीमेटली ड्राई अप इफ दे आर नॉट वाटर्ड फॉर अ फ्यू डेज। अगर जैसे हमें मानो कि फ्लावरिंग प्लांट्स ही लगाते हैं, फूल के फ्लावर्स ही होते हैं हमारे घर पे, अगर हम उनको पानी नहीं टाइम पे देंगे, रेनफॉल भी नहीं होगी, वो क्या हो जाए, वो सूख जाते हैं, उनके पत्ते सूख जाते हैं, है ना। तो पानी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, फॉरेस्ट इज आवर लाइफ लाइन, ठीक है। फॉरेस्ट क्या होता है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विद ट्रीज, बशेस एटसेट्रा। मतलब बहुत एक बड़े से पैच पे लैंड के क्या होता है, ट्रीज़ होते हैं, बशेस होते हैं, बहुत लंबे लंबे ट्रीज़ होते हैं, कुछ छोटे ट्रीज़ होते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ ट्रीज़ होती है, उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं। जहाँ पे बहुत घने जो डेंसली ये होते हैं, प्लांट्स होते हैं, घना जंगल हम उसको बोलते हैं। वी गेट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट सराउंडिंग अस। ऑब्वियसली फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, हनी भी वहाँ पे होता है, प्लांट्स के कुछ फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वहाँ पे। फॉरेस्ट इज अ सिस्टम कंप्राइजिंग वेरियस प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली फॉरेस्ट क्या होता है, सिस्टम नहीं बल्कि हम इकोसिस्टम इसको बोलेंगे, कि उसमें क्या होता है, फॉरेस्ट में प्लांट्स होते हैं, आपको पता है वाइल्ड एनिमल्स भी वहाँ होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पाए जाते हैं। इन अ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर्म द अपर मोस्ट लेयर फॉलोड बाय श्रब्स, द हर्ब्स फॉर्म द लोवेस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन। सबसे जो हायर लेयर कौन बनाते हैं वहाँ पे, ट्रीज, जो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, उसके बाद श्रब्स होते हैं, उसके बाद छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, तो लेयर्ड फॉर्म में वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे सेम लेंथ के, ज़रूरी नहीं हर एक सेम लेंथ का होगा, वहाँ पे बड़े लंबे प्लांट्स भी होंगे, शॉर्ट भी होंगे, उससे शॉर्ट भी होंगे। डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। उससे क्या हो जाता है, जो डिफरेंट वहाँ पे इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको भी खाना मिलता है, क्योंकि जब वैरायटी ज़्यादा होगी उनको खाना भी ज़्यादा मिलेगा। The various components of the forest are interdependent on one another. The forest keeps on growing and changing and can regenerate. तो फॉरेस्ट में जो होते हैं ना, जैसे एनिमल्स होते हैं, वो डिपेंड है उन प्लांट्स पे, ठीक है। तो वहाँ पे
डिपेंडेंट है वन अनदर, एक कंपोनेंट, एक चीज़, एक जानदार दूसरे पे डिपेंडेंट, दूसरा तीसरे पे। जैसे कुछ हर्ब्स वहाँ पे होते हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो दूसरे प्लांट से वो सपोर्ट लेते हैं। एनिमल्स को फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ती है खाने के लिए, ठीक है, दूसरे एनिमल्स को छोटे एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही ये सिस्टम चलता है और फॉरेस्ट्स ग्रो होते जाते हैं। अगर हम कुछ काटते भी हैं पेड़, फिर नए वहाँ पे खुद आ जाते हैं, सीड्स नीचे गिरते हैं, खुद ही रिजनरेट भी हो जाता है। इन अ फॉरेस्ट देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन सॉइल, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली इंटरेक्शन होती है किस किस के बिटवीन, मिट्टी, पानी, हवा और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ही क्योंकि पानी जब आता है, सॉइल इरोजन हो जाता है या रेन फॉल हो जाता है, वो मिट्टी के नीचे चला जाता है, एब्जॉर्ब होता है वहाँ पे। अब लिविंग जो वहाँ पे है प्लांट्स, वो ट्रांसपरेशन करते हैं, उनके पत्तों पे पानी होता है, वो हवा में उड़ के रहता है, उसी से फिर रेनफॉल होता है। सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है ना। फॉरेस्ट क्या करते हैं, वो बेसिकली वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, इरोजन से, क्योंकि उनके जो रूट्स हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं। उससे क्या हो जाता है, वो जो फर्टाइल लेयर होती है ना ऊपर वाली सॉइल की, वो वैसी ही रहती है, वो ज़ाया नहीं हो जाती है। तो सॉइल जैसी होगी वैसे ही, अगर सॉइल फर्टाइल होगी तो प्लांट्स भी ज़्यादा जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो वहाँ पे कुछ लोग भी रहते हैं जिनको हम फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज़ बोलते हैं। वो पूरा डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पे ही। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो भी फ्रूट्स निकलते हैं, हनी निकलता है या छोटे छोटे टिम्बर ये निकलते हैं, वो फिर उन्हीं को बेच के अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी। तो हमारा क्लाइमेट कैसा रहेगा, वाटर साइकिल कितना अच्छा रहेगा, एयर क्वालिटी कितनी अच्छी रहेगी, ये डिपेंड करेगा फॉरेस्ट पे, उसके एरिया के फॉरेस्ट्स पे। अगर फॉरेस्ट्स अच्छे हैं वो उसकी वजह से अच्छी रेनफॉल होगी। अगर फॉरेस्ट्स अच्छे हैं तो वो जो है डस्ट को अब्जॉर्ब करेंगे, एयर को प्यूरिफाई करेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल होगा, है ना, और क्लाइमेट भी ठीक रहेगा। फॉरेस्ट्स की इंपॉर्टेंस यहाँ लिख के, इट प्रोवाइड्स टिम्बर, प्यूरिफाई एयर, प्रोवाइड शेल्टर, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, कंट्रोल फ्लड्स एंड नॉइज एब्जॉर्बर्स। ऑब्वियसली वो अगर ज़्यादा नॉइज़ होगी, फॉरेस्ट जहाँ पास में होते हैं ना, वो नॉइज़ को भी एब्जॉर्ब करते हैं, फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं, सॉइल इरोजन को बचाते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को। इवन कुछ फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज़ भी हो रहती हैं वहाँ, एयर को प्यूरिफाई करते हैं और टिम्बर भी हमें मिलता है यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे यही लिख के कि जो एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ है ना, वहाँ डिपेंड है एक दूसरे पे वो, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स से कुछ एनिमल्स का खाना मिलता है, एनिमल्स के कुछ जो एक्सक्रीटा होता है वो एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है वहाँ पे। और हमें फॉरेस्ट्स को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास फॉरेस्ट्स को हम कट डाउन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी, क्योंकि फॉरेस्ट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। अगर हम उनको काटेंगे फॉरेस्ट्स को, तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी और एनिमल्स को भी क्या नहीं मिलेगा, ना ही एनिमल्स को शेल्टर मिलेगा, ना ही उनको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और अगर रेन्स जब होंगी तो सॉइल इरोजन भी होगा, जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल है वो ख़राब हो जाएगी, वो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं ना, वो इतनी मजबूती से पकड़ते हैं इस सॉइल को, तो रेन जब होता है तो सॉइल इरोजन नहीं होता है, और उससे क्या होता है, पूरी एनवायरनमेंट को फिर खतरा है। हमें जो है ओवर ग्रेजिंग नहीं होने, अब कंजर्वेशन के लिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए क्या क्या हमें इकदाम उठाने चाहिए। डू नॉट अलाउ ओवर ग्रेजिंग। जैसे हम घास चराने के लिए बेच दें ना कैटल को, तो हमें ज़्यादा नहीं करना है, ओवर नहीं, जो एक कैपेसिटी होगी एक ग्रास लैंड की, उतनी ही कैटल को वहाँ घास चराने भेजना है, उससे एक्सेस में नहीं कि वो उसको ख़त्म ही कर दे, बंजर बना दे। प्रमोट एफॉरेस्टेशन, हमें और पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, हमें वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कंट्रोल फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा अफ्रीका में फॉरेस्ट फायर्स थे, साउथ अमेरिका में अमेज़न में हम देखा फॉरेस्ट फायर, हमने ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर देखा, जहाँ पे जंगली जानवर भी फिर उस फॉरेस्ट फायर से जल के मर गए थे, ठीक है। फूड चेन क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स स्टडीड इन फॉर्म्स ऑफ वेरियस लिंकेज दैट रिप्रेजेंट एज अ चेन। फूड चेन होता है कि जब डिफरेंट एनिमल्स आपस में क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कुछ प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं ना आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स, ये देखो, ग्रास ऊपर क्या होता है, ग्रास ऊपर प्लांट खाता है, ठीक है, ग्रास ऊपर क्या खाता है, प्लांट, ठीक है। इस ग्रास ऊपर को कौन खाता है, बर्ड, ठीक है। अच्छा, इस बर्ड को कौन खाता है, स्नेक, और इस स्नेक को कौन खाता है,
ओवल। अब देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर कौन है, इसमें से प्रोड्यूसर है प्लांट, क्योंकि प्लांट खाना खुद बनाता है ना, खुद ग्रो होता है। लेकिन यहाँ पे बाकी सारे कंज्यूमर्स है, ग्रास ऊपर कंज्यूमर है, प्लांट को खाता है, बर्ड कंज्यूमर है, ग्रास ऊपर को खाता है, अच्छा स्नेक कंज्यूमर है, ये बर्ड को खाता है, अच्छा ओवल कंज्यूमर है, ये स्नेक को खाता है। तो यही इसी को हम फूड चेन बोलते हैं। जब एक क्लास ऑफ जो है एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे को पे डिपेंड होंगे खाने के लिए, और वो तीसरे पे डिपेंड होने खाने के लिए, और वो किसी और पे डिपेंड होंगे खाने के लिए। आप देखो ग्रास लैंड्स कितने सारे होते हैं, उसमें कुछ एनिमल्स जाते हैं और वो खाना खाते हैं, और उन एनिमल्स को दूसरा कोई एनिमल खाता है, और उस एनिमल को कोई और एनिमल खाता है। इसी से हमारी जो है फूड चेन ठीक रहती है और इकोलॉजिकल सिस्टम भी ठीक रहता है। इसी को हम फूड चेन बोलते हैं। जब हम ये तो एक फूड चेन, ऐसी ही बहुत सारी फूड चेन्स है, ऐसी दूसरी फूड चेन होगी, तीसरी फूड चेन होगी। तो ये जो बहुत सारी फूड चेन्स एक साथ आती है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इंटरडिपेंडेंट हम शो कराते हैं, उसको हम फूड वेब बोलते हैं। वो पूरा वेब बन जाता है जब हम बहुत सारी फूड चेन्स को दिखाते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना वेरियस रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो उसको हम फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी ये है। इसके बाद वेस्ट वाटर स्टोरी, इसमें सिर्फ यही बताया गया है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। इसमें यही बताया गया है कि फॉरेस्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है। रेन वाटर अगर आता है, हमें उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, हमें स्टोर करके रखना चाहिए, पानी को ज़्यादा ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो टेप वाटर, सॉफ्ट टेप वाटर है, वो हमें खाने के लिए इस्तेमाल रखना चाहिए। बाकी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम करते हैं वो टैंक्स में स्टोर करेंगे, वो हमें गार्डन्स के लिए, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और ग्राउंड वाटर को ज़्यादा फजूल खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही देख के है वेस्ट वाटर स्टोरी में कि हम अगर वेस्ट वाटर को वेस्ट करेंगे, कल को हमें ही मुश्किलात होंगे। आप देखोगे कि इंडिया की जो बड़ी बड़ी मेगा सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे पानी की स्केर्सिटी हो गई है बहुत ज़्यादा। और इवन इंडिया में भी, तो बाकी तो ऐसे कुछ मुल्क है वहाँ पे ज़्यादा ही पानी की किल्लत देखने को मिलती है। उससे अल्टीमेटली हमारे एग्रीकल्चर पे बुरा असर पड़ेगा, हमारे क्रॉप्स पे बुरा असर पड़ेगा, हमारे फॉरेस्ट्स पे बुरा असर पड़ेगा। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में जो है हेल्प करनी चाहिए। एज अ सिटीज़न हमें सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए इसके लिए, और लोगों को अवेयर रखना है कि इसके पानी कम खर्च करने के क्या फ़ायदे हैं, पानी को ज़ाया करने से क्या नुकसान हैं, फॉरेस्ट को बचाने से क्या फ़ायदे हैं, एफॉरेस्टेशन से क्या फ़ायदे हैं, डिफॉरेस्टेशन से क्या नुकसान है। ठीक है, सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे हम कम चीज़ें इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो ये चीज़ें इस चैप्टर में देखी हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही क्लास जो ये है क्लास 7th की ये साइंस कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम क्लास 8th की ओर जाएंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।